हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर जिसे हम वीकली डिस्कस करते हैं। तो मई मंथ के वीक 1 का डिस्कशन हम अपनी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इससे पहले जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी वीकली डिस्कशंस हैं वो आप लोगों के साथ इस यूट्यूब पर डिस्कस करे गए हैं। तो एक बार या तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाकर उन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकता है। तो मई मंथ का ये पहला सप्ताह होगा। डिस्कशन शुरू करता है। कोई आप में से नया स्टूडेंट जुड़ा है, ये मेरा एप्लीकेशन है edu24, इसको डाउनलोड करके एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा क्योंकि इस पर आपकी तैयारी के लिए बेहद सारा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे कि आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन इस कोर्स में, इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन इस कोर्स में। आप अगर अपनी कंप्लीट थ्योरी करना चाहते हैं इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की या फिर जीके जीएस की, तो ये मेरे 4 कोर्सेज हैं। इनसे जुड़कर आप अपना जो कंटेंट है उसको एक एक करके कवर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं इन आपके 4 कोर्सेज के अंदर वीडियोस को अपडेटेड फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल जिसमें ये आपसे पूछ रहे हैं, किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू करी है, यानी कि GHCI को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री का ही नाम आपसे पूछ रहे हैं। GHCI स्टैंड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। इस सवाल से संबंधित हर बात को ध्यान से सुनिएगा। तो भारत ने ना हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि ये 4.12 लाख टन क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को 2 कंट्रीज को सप्लाई करेंगे। वो दोनों देश कौन कौन से हैं? जापान एंड सिंगापुर। इसलिए आपका चर्चा में था। अब मैंने ये जो GHCI के बारे में आपसे पूछा है ना, इसको लॉन्च करा गया था सो दैट के जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसको बहुत ही क्रेडिबल तरीके से और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये भारत का पहला सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसमें आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके, उसके बारे में आपको सर्टिफाई करता है। तो इसमें ये जरूरी है कि हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए, तभी आप इसको ग्रीन एनर्जी की कंडीशन के अंदर डालेंगे। तो इसको हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च करता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। अब यहां पर क्या है ना, एक और सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। ये जो आपका GHCI है, इसको हैंडल करने वाली एक नोडल एजेंसी है, उसका नाम याद रखिएगा, BEE। ये BEE क्या है? ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखता है कि किसको इस सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। चर्चा में इसलिए था क्योंकि जापान और सिंगापुर के साथ इस 4.12 लाख टन के जो ग्रीन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं उनको सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित करी गई? स्पेशल 301 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? यार ये जो रिपोर्ट है चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इसमें ना हमारे देश को यानी कि हमारे इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर डाला है। अब आप बोलोगे कि मतलब इसका मतलब क्या है? तो देखो, ये यूनाइटेड स्टेट की ये जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इनको जारी करती है। तो सालाना ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है। इनका एक ट्रेड एक्ट था 1974 का, उसके अंतर्गत इसमें ये बात करते हैं कि भाई कोई भी जो देश है वो क्या कुछ एडिक्वेट या फिर इफेक्टिव प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। तो यहां पर याद रखिएगा, तो भारत को इसके अंदर एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन इसको जारी करता है? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि इसको जारी करता है और ये 1989 से हर साल जारी करी जाती है। तो इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? अब ये भी आपका चर्चा में था। क्यों चर्चा में था?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आदमी ने ना पिटीशन लगाई थी, एक अपनी प्ली लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया और उस आदमी के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी भी लगाई। क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश के अंदर आपको नजर आ रहा है ना बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसके अंदर इलीगल माइनिंग के आरोप लग रहे थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर आप लोगों को याद रख पाए आप, उमरिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है। और इसको आई थिंक 1986 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, तो ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाता है। और फिर उसके बाद इसके अंदर टाइगर रिजर्व भी घोषित करा गया था 1993 के अंदर। तो हमारे लिए तो बस यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी लोकेशन कौन से राज्य के अंदर है, लेकिन चर्चा में रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं ऐसे वाले जो स्टैटिक सवाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अब देखो, आयुष्मान भारत को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन करते हैं वो तो आप लोगों के साथ अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में सुना होगा। तो आयुष्मान भारत स्कीम को सेलिब्रेट करने के लिए इसको हर साल क्या करते हैं, ये वो करता है, सेलिब्रेट करता है, और इसको ये 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें लगभग 5 साल हर फैमिली को, जो कि मतलब हॉस्पिटलाइजेशन केयर चाहते हैं या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन केयर चाहते हैं, उनको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो जो पुअर फैमिलीज है उनको ये टारगेट करता है। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी करने वाले सिटी का नाम आपको बताना है। तो देखो, स्वच्छ भारत मिशन को हम सब सुनते रहते हैं। तो इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गाजियाबाद आप इसमें याद रखेंगे। ये भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला सिटी रहा है, जिसने अपने जो ट्रीटमेंट आई मीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, उनके लिए उसके लिए 150 करोड़ रुपए रेज करे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा जो एक रुख है उसको सर्टिफाई करता है। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गाजियाबाद को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। सिक्योर परियोजना किस देश की पहल है? सिक्योर प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है, इन चार में से आपको बताना है किस देश का। तो एक नया प्रोजेक्ट है जिसको पहले तो चलो आपका आंसर ही बता देते हैं, यहाँ पर आपका आंसर ये डी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, सी के अंदर देखने के लिए मिलती है, उसको रिमूव करने को लेकर ये इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें जो ये कार्बन आपका सी वाटर के अंदर नजर आता है उसको निकालने को लेकर इनका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो इसको लेकर हो सकता है डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लें कि कौन से देश का ये प्रोजेक्ट है या फिर इनिशिएटिव है। तो इसमें यूनाइटेड किंगडम आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। वेमनाड झील जो हाल ही में खबरों में रही, कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? वेमनाड लेक को लेकर आप लोगों ने पहले ऑलरेडी कई सारे सवाल कर रखे होंगे। चर्चा में इसलिए क्योंकि इस झील का एक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारे देश का नमामि गंगे प्रोग्राम नहीं है जिसमें नदियों को कंजर्व करने को लेकर काम करे जा रहे हैं, उसी क्रम में ये वेमनाड लेक को कंजर्व करने के लिए, इसको रिजुविनेट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो 5 साल का ये टोटल प्लान है जिसमें लगभग 188.25 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये केरला की एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसको लेकर आपसे कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछे गए हैं। चलिए, अच्छा, इसको लेकर एक सवाल और आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है इंडिया के अंदर? लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो आपको इसमें किसका नाम याद रखना है? इसी वेमनाड झील का नाम याद रखना है। लोकेशन कहां पर है? केरला के अंदर है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस है। इसको लेकर ना कुछ डेटा सामने आया। इसमें कहा गया कि इवन 1% से कम
जो डॉक्टर्स हैं हमारे देश के अंदर, उन्होंने अपने आप को इस रजिस्टर के अंदर क्या कर रखा है, रजिस्टर करा रखा है। 8 महीने पहले इसको लॉन्च करी गई थी। तो ये सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस है जिसमें जितने भी एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उनको अपने आप को क्या कराना है, रजिस्टर कराना है। तो अभी ये डेटा सामने आया कि इसमें 1% से कम जो हमारे देश के अंदर डॉक्टर है ना, उन्होंने इसके अंदर अभी तक अपने आप को रजिस्टर कराया है। अब इसको लेकर एक सवाल पूछ सकते हैं कि इसको कब लॉन्च करा गया था। तो अगस्त 2024 में इसको लॉन्च करा गया था और जो नोडल एजेंसी है इसकी वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य यही था कि भाई हमारे देश के अंदर एक ऐसी रजिस्ट्री हो जिसके अंदर जितने भी हमारे देश के एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो, लोगों को ट्रस्ट हो सके कि ये जो आदमी जिससे हम इलाज कराने जा रहे हैं ये आदमी एक्चुअल में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? इंपॉर्टेंट है। ऐसे अलग अलग लोकेशन पर जो इवेंटों का आयोजन कराया जाता है उससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो इसका आयोजन यार जून में होना है। जून 9-10 को इसका आयोजन होना है और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब इसका थीम हो सकता है कल को आपसे ये पूछ ले, क्योंकि ऐसे जो इवेंट वगैरह को ये आयोजित कराते हैं उसका थीम भी ये हमेशा डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका थीम क्या है भाई? विकसित भारत करके, फिर उसके आगे सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके है। मैं यहां पर लिख देता हूं सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपसे पूछ रहे हैं यूरोपियन रेड एडमिरल तितली हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखी गई? यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम अगर आप लोग याद रख पाए वेनेसा अटलांटा, इसको स्पॉट किया गया हमारे देश के कौन से राज्य के अंदर? अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी ये इन्होंने कोई तितली स्पॉट कर ली तो इसको लेकर भी हमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे क्या? यार जब ऐसे स्पीशीज देखे जाते हैं जो कि एक सिग्निफिकेंस रखते हैं बायोडायवर्सिटी के एरिया के अंदर, तो यार हमें उनको याद रखना होता है। और हाल फिलहाल में बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड यही सवाल आपके बनते हैं जो वीकली बेसिस पर हमारे साथ डिस्कस करे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पास में आपको नजर आता है, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको एक जगह नजर आती है धर्मशाला, स्टेडियम भी है यहाँ पर, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसको स्पॉट किया गया है। इसका आप साइंटिफिक नेम याद रख लीजिएगा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इससे डिटेलिंग निकालनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से विस्थापित होने वाला पहला गांव बन गया है? Which village in Jharkhand has become the first to be completely relocated from the core area of the Palamu Tiger Reserve? पहली चीज आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि ये जो आपका टाइगर रिजर्व है ये कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो आपको आंसर पता चल गया, झारखंड। कई साल से झारखंड के इस गांव को स्थापित करने को लेकर एफर्ट लग रहे थे, क्योंकि इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में ना ये गांव बसा हुआ था। तो अब किसी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में गांव रहता है तो वहां पर टाइगर्स वगैरह की ना अटैक होना या फिर टाइगर्स का एक तरीके से अफेक्ट होना इस जनसंख्या की वजह से, ऐसे इश्यूज सामने आता है। तो ये आपका रिलोकेट कर दिया गया है। इसका नाम है जयगीर। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड के अंदर ये टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा। और ये जो गांव रिलोकेट हुआ है, पहला कंप्लीटली रिलोकेट करा गया है एक गांव कोर एरिया से, नाम है इसका जयगीर। अगला सवाल है नमस्ते योजना किन दो मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू करी गई है? हम नमस्ते स्कीम को लेकर पूछ रहे हैं। स्कीम्स एंड ऑल ये सारी चीजें आप लोगों से आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो पहली चीज आप इसमें याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनकी ये एक ज्वाइंटली लॉन्च स्कीम है। इसका नाम क्या है? नमस्ते स्कीम, ठीक है। अब ये नमस्ते क्या है? ये है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो इसके अंदर जो मतलब वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाएगी जो पीएमयूज होता है। अब ये पीएमयूज क्या है? ये है जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स होते हैं ना, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाएगी सो दैट के जो स्कीम है ना उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा सके।
तो ये आपको याद रखना है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में रहा, बताइए वो कौन से राज्य के अंदर है। विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीस फॉलोइंग फोर स्टेट। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑफिशियली उद्घाटन किया इस सी पोर्ट का। कहां पर? केरला के अंदर। आपने देखा होगा, काफी न्यूज और काफी इमेजेस वगैरह भी आई थी। तो ये एक मेजर माइलस्टोन है अगर हम ग्लोबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इस राज्य के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। तो याद रखिएगा, केरला के अंदर है और ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये भी आप लोगों से हो सकता है कल को ये पूछ ले। ठीक है, लगभग बहुत पैसा लगा इसमें, लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि किस संगठन ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए वकालत नेटवर्क पहल को शुरू किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क वोटन इनिशिएटिव। लॉन्च करा गया है। उद्देश्य इसका यही है कि जो विक्टिम्स है जो आपका टेररिज्म है उसका, उसके जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके जो सर्वाइवर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म जो ग्रुप है ना, ये आपको नजर आएगा। तो याद रखिएगा, 6 साल पहले इसको लगभग इन्होंने लॉन्च करा था। चलिए अगला सवाल है, मई 2025 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अब ये कहने की तो जरूरत नहीं है मुझे आप लोगों से कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है या नहीं है। विच बैडमिंटन प्लेयर्स रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन मई 2025। तो इसमें आपको याद रखना है, पहला सात्विक सिराज रंकरेड्डी और दूसरा है चिराग शेट्टी। इन दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो जोड़ा है जिसमें आपको सात्विक कसाईराज, रंकरेड्डी और चिराग शेट्टी नजर आ रहे हैं, ये नंबर 1 रैंक बने हैं। ये जो वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग 2023 के अंदर आई थी ना, उसमें नंबर 1 पेयर बना था। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। आप लोगों को पता है पहले इनको आ, मतलब इस अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था और 1991-92 से इसको शुरू किया गया था। फिर कुछ टाइम पहले इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड के रूप में रिनेम कर दिया गया था। अच्छा, यहां से एक और सवाल पूछूं कि इस अवार्ड के अंदर कितना पैसा मिलता है। तो 25 लाख कैश प्राइज मिलता है इसमें। ठीक है, ये भी अगर कल को ये पूछ लें तो तैयार रहेंगे इसको लेकर। अगला सवाल है, माउंट मकालू जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है। माउंट मकालू को लेकर आप लोगों ने पहले भी चर्चा सुनी होगी। तो जो आईटीबीपी है ना, आईटीबीपी क्या है, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, उन्होंने रिसेंटली इसको स्केल किया था। इसको क्या किया था, मापा था माउंट मकाले को। तो पूरे विश्व के अंदर ये कौन से नंबर पर हाईएस्ट में आता है? ये 5th हाईएस्ट है माउंट मकालो। तो ये कौन कौन से दो देशों की बॉर्डर पर नजर आता है? इसमें नेपाल और तिब्बत आप लोगों को याद रखना है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। इसकी लगभग 8,445 ऐसे करके मीटर टोटल हाइट है सी लेवल से। तो नेपाल और तिब्बत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया गया, यानी कि फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 को इनैग्योरेट किया गया कहां पर? तो दो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और पहली नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन इसमें करा गया। ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन कराया गया। इसके अंदर जो मीडिएशन एक्ट आया था ना 2023 के अंदर, मैं यहां पर लिख देता हूं, मीडिएशन एक्ट 2023, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर यहां पर जोर दिया जाता है। जिसका उद्देश्य यह है कि भाई इंडिया की जो सिविलाइजेशन लेगेसी है उसको रिवाइव किया जा सके। ठीक है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया। अगला सवाल है, भारत सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अंडर द
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर मिनिस्ट्री। तो हुआ क्या है, जो रिलायंस एन्यू रिसर्च है, उन्होंने हाल ही में ना एक 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है इनके साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, सो दैट कि ये एशिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी एनर्जी सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट को बना सके। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, योग महोत्सव 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? योगा महोत्सव 2025 के होस्ट करने वाले सिटी का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, और योगा महोत्सव 2025 जो हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है 2025, उसके लिए इसको काउंटडाउन इसका शुरू हो गया है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? इसको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के तहत इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो याद रखेंगे इसको। बाकी आपको पता है जून 21 योगा डे के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राममन महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? राममन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर स्टेट्स? तो आप लोगों को पता है अलग अलग राज्यों के अंदर मनाए जाने वाले त्योहारों से रिलेटेड हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस त्योहार को याद रखिएगा। यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के अंदर इसको इंस्क्राइब करा गया है आपके राममन फेस्टिवल को। ठीक है, तो इसको उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये अप्रैल महीने के लास्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैन पैड्स, विच स्टैंड्स फॉर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। नाम क्या है इसका? इग्ला एस। पूछा जा रहा है कि कौन से देश ने इसको क्या किया है? विकसित किया है। तो इंडिया ने क्या किया है ना, रशिया से इसकी शिपमेंट मंगाई है। तो रशिया से इसकी शिपमेंट मंगाई गई है, तो रशिया ने इसको डेवलप करा हो गया। तो नाम है इसका एग्ला एस। आप लोगों को पता है पाकिस्तान के साथ जो हमारे टेंशन है वो बढ़ रहे थे, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ी थी। एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने इसको डेवलप कराया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य के अंदर है? विच स्टेट इज दी होम टू इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, जहां पर हमें जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई। कहां पर? रायपुर के अंदर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल भी हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सके। तो 5 मेगावाट कैपेसिटी से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य ये है कि इसको ग्रो करके कहां तक पहुंचाएंगे? 150 मेगावाट तक इसका जो बिल्डिंग है उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। स्वामित्व योजना को लागू करने वाले नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वामित्व स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली नोडल मिनिस्ट्री का ये नाम पूछ रहे हैं। तो देखो, इंडिया की जो स्वामित्व स्कीम है ना, इसको हाईलाइट किया जाएगा कहां पर? वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस को जो आयोजित कराया जा रहा है डीसी के अंदर, वहां पर हमारी स्वामित्व स्कीम को हाईलाइट कराया जाएगा, जिसमें जो रूरल लैंड के रिकॉर्ड होते हैं उनको डिजिटलाइज करने का जो रोल है स्वामित्व स्कीम के पास, उसको दर्शाया जाएगा। तो क्या ये स्वामित्व, अगर इसको लेकर मैं आपसे पूछूं, तो ये है हमारा सर्वे फॉर विलेजेस। सर्वे फॉर विलेजेस, कभी कभी एक पूरा वो भी पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ये सर्वे फॉर विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, तो इसको याद रखिएगा। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इंप्लीमेंट करने का नोडल मंत्रालय है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें ड्रोन वगैरह यूज कर रहे हैं। नए खोजे गए पवानी आवणिक रूप मच्छर किस क्षेत्र में पाए गए हैं? न्यूली डिस्कवर्ड पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म मॉस्किटो हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग रीजन?
तो एक नए मॉस्किटो के स्पीशीज देखने के लिए मिले जिनको कहा जा रहा है पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म मॉस्किटो। तो इनको तंजानिया और केनिया के जो कोस्टल एरियाज है वहां पर पाया गया। तो कोस्टल ईस्ट अफ्रीका वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस मलेरिया स्प्रेडिंग मॉस्किटोज के रूप में ये आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसलिए चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर एक किस प्रकार की न्यूज बनती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंथोनी अल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? एंथोनी एंथोनी अल्बानीज, तो ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है यार, ऑस्ट्रेलिया के। और री इलेक्ट करा गया है। फर्स्ट लीडर बने डिकेड्स के अंदर जिन्होंने सेकंड टर्म को यहाँ पर जीता है, जिसकी वजह से इनको एक मेजर पॉलिटिकल माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जाना जा रहा है। तो याद रखेंगे, ये बड़ा इवेंट है ये। अगला सवाल है, घासेम वसीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित करी गई है? क्या नाम है? घासेम वसीर। तो ईरान को लेकर आप इसमें याद रखिएगा भाई। ये मिसाइल विसाइल का जो नाम आजकल आपको सुनने मिले ना कि ये नई कोई मिसाइल इन्होंने अनवील करी है, तो ऐसे सवाल बहुत बनते हैं। तो ईरान की ये घासेम वसीर बैलिस्टिक मिसाइल है, कि सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज की है। इसको 100 नहीं 1200 किलोमीटर तक की रेंज तक स्ट्राइक करने का दमखम रखती है। तो इसको याद रखेंगे, ईरान ने डेवलप करा है। अगला सवाल है, चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी तो इसको विकसित करा जा रहा है, इट्स बीइंग डेवलप्ड। जब ये विकसित हो जाएगा तब ये दोबारा सुनने के लिए मिलेगा। तो इसका नाम है ECINET। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करेगा। ये नया इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर जो मतलब इलेक्टोरल सर्विसेज होती है ना, उसको स्ट्रीमलाइन करा जाएगा। एक सिंगल पॉइंट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा वोटर्स के लिए। ठीक है। इलेक्शन ऑफिशियल्स भी इसमें अपनी हेल्प ले पाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी भी इसके अंदर देख पाएंगे। तो लगभग 40 एग्जिस्टिंग जो मोबाइल और वेब एप्स है उनको इंटीग्रेट करके इसको डेवलप करा जा रहा है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। ECI नेट इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? पहले इस पर कई बार सवाल आपके पूछे गए हैं, लेकिन इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां पर ना भी हाल ही में सेंसस हुआ था। हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है। और ये मुंबई में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता भाई? महाराष्ट्र हो जाता। तो यहाँ पर लगभग 54 लेपर्ड, मतलब इस तरीके से सेंसस कराया जाता है। जो वाइल्ड लाइफ होती है वो अर्बन लाइफ के साथ कोएग्जिस्ट कर रही है, क्या नंबर है, उस तरीके की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, मैश। मैश विच स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटो हेपेटाइटिस किस तरह की बीमारी है जो कि हाल ही में खबरों में रही? तो यार, न्यू इंग्लैंड जर्नल करके एक जर्नल है, उसके अंदर एक नई स्टडी के अंदर, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में इसको स्टडी करा गया। इन्होंने पाया कि एक वीकली डोज किसकी? सेमल ग्लूटाइड की। मैं यहां पर लिख देता हूं, सेमल ग्लूटाइड की एक मतलब वीकली डोज कई सारे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट शो कर रही है। किसको ट्रीट करने के लिए? इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो ये किस प्रकार की बीमारी है? ये एक फैटी लिवर डिजीज है, एक सीरियस फैटी लिवर डिजीज है, जो आजकल लोग पीना पाना या फिर जंक फूड वगैरह खाते हैं उनको ही होने के चांसेस होता है। ठीक है। तो इसकी ये जो ड्रग ये डेवलप कर रहे हैं, स्टडी करके इन्होंने लगाया है कि भाई इंप्रूव हो रहा है। तो इस ड्रग का भी नाम याद रखिएगा, और ये जो रोग है वो किस प्रकार का है वो भी याद रखना है। ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है भाई? हर साल मनाया जाता है, और इसको मनाया जाता है 6 मई को। ठीक है। तो मई मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल ये आपका 6 मई को पड़ रहा है। तो कल को अगर ये पूछ ले कि बताइए कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, तो उसमें फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई आपको याद रखना है। इसमें जो अस्थमा को लेकर अवेयरनेस है उसको एक तरीके से रेज करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इसको लेकर हो सकता है आप लोगों से इसका थीम पूछ लें। हर साल मनाया जाता है तो थीम भी पूछ लेते हैं ना। तो इसका ना, इसका इस साल का जो थीम है वो है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स, इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल
फॉर ऑल। तो ये इस साल का इनका थीम है, ये भी आप याद रखिएगा। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन आपके इस मई मंथ के वीक नंबर 1 का। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पर रहेगा आज का। आई होप ये वीडियोस आपको फायदेमंद लग रही होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपकी पूरी की पूरी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी के सारे जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में। मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करने के लिए आपको मैं ये अपना यूजर नेम दे देता हूँ इंस्टाग्राम का, robin_sirg। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मेरे इस एप्लीकेशन का लिंक और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इस ऐप पर ये वाला मेरा आपको कोर्स नजर आएगा, ये जो आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये कोर्स है। इसमें इस क्लास की पीडीएफ को अपडेट कर दिया गया है, उसको आप वहां पर देख लीजिएगा। वीडियोस भी मैं वहीं पर अपडेट कर देता हूँ। इस क्लास में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।